नमस्कार दोस्तों, उड़ान IAS अकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे जो वो है पेपर 6 के बारे में। पेपर 6 जो है इसमें जो है जीएस सामान्य अध्ययन का 6वां पेपर है, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो है दर्शन शास्त्र, दूसरा है समाज शास्त्र और तीसरा है छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। तो हमको डिस्कस करना है एक अलग जो सब्जेक्ट के रूप में है वो है समाज शास्त्र। वैसे ये पेपर टोटल जो है 200 मार्क्स का है, लेकिन इस भाग से जो है कुल 50 अंक आने हैं, है ना। अब खंड एक जो है इसमें अधिकतम 2 अंक होंगे, मीन्स ये 2 मार्क्स वाले हैं। और इसमें जो है शब्द सीमा रहेगी 30 और इसमें से आएंगे क्वेश्चन हमारे 6, समाज शास्त्र के 6 क्वेश्चन आएंगे, मतलब टोटल 12 मार्क्स के हो गए। ठीक है। खंड 2 इसमें 4 अंक के क्वेश्चन होंगे, शब्द सीमा होगी इसकी 60 और इसके क्वेश्चन आएंगे 3, तो ये हो गए 12 मार्क्स के। तीसरे आ जाते हैं खंड 3, जिसमें अधिकतम अंक 8 जो है निर्धारित है, शब्द सीमा 100 है और इसके क्वेश्चन होंगे हमारे 2, तो नंबर हो जाएंगे इसके टोटल 16। खंड 4 में आते हैं, तो खंड 4 जो है इसमें अधिकतम अंक 10 निर्धारित हैं, शब्द सीमा रहेगी 125 और इसके क्वेश्चन आएंगे 1 और ये अधिकतम अंक हो जाएगा आपका ये 10। अब आते हैं खंड 5, तो खंड 5 जो है इस खंड में केवल भाग 3 से प्रश्न दिए जाएंगे। भाग 3 बोलने का मतलब छत्तीसगढ़ का जो सामाजिक परिदृश्य है उस सेगमेंट से यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, इसमें से नहीं आएगा। तो इसमें अपने 4 ही सेगमेंट है, एक तो 2 अंक वाले, 4 अंक वाले, 8 अंक वाले और 10 अंक वाले। मतलब आपको 30 शब्द, 60 शब्द, 100 शब्द और 125 शब्द के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब इसमें अपन देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, तो समाज शास्त्र का अर्थ क्षेत्र प्रकृति जो उसका बेसिक टॉपिक है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, अन्य विज्ञानों से इसका संबंध क्या है। इसके अलावा है प्राथमिक अवधारणाएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज है, मींस एक आपको इस प्राथमिक अवधारणा में से एक ना एक क्वेश्चन आता है, आगे अपन पेपर में भी देखेंगे, आपको इनमें से एक क्वेश्चन दिखेगा ही। समाज है, समुदाय है, संस्कृति, संस्था, सामाजिक समूह, जन रीतियां, लोकाचार, ये सब जो है इसकी प्राथमिक अवधारणाएं हैं। इसके अलावा व्यक्ति और समाज, सामाजिक अंतःक्रिया क्या है, परिस्थिति और भूमिकाएं क्या है, संस्कृति और व्यक्तित्व का आपसी संबंध क्या है, समाजीकरण क्या है। आप देखिए अंडरलाइन मैंने जो किया हुआ है उसमें इतने में से आपको पूरे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। फिर आ जाते हैं हिंदू सामाजिक संगठन। ठीक है। सामाजिक संगठन में आपके पुरुषार्थ हैं, वर्ण है, आश्रम है, धर्म है। ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण है, उसमें जाति और वर्ग है और ये कंटिन्यूअस आते हैं। एक साल जाति पूछा तो अगले साल वर्ग पूछता है, एक साल वर्ग पूछा है तो दूसरे साल जाति। कई बार तो एक ही साल में दोनों क्वेश्चन आ गए हैं, कोई 2 नंबर में है तो कोई 4 नंबर में। इसके अलावा सामाजिक प्रक्रियाएं हैं जिसके अंतर्गत सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा। तो जो भी टॉपिक हैं जैसे व्यक्ति और समाज है, प्राथमिक अवधारणाएं हैं, सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, सामाजिक संगठन, हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन वो उठा ही रहा है। एक टॉपिक इस साल धर्म उठाया तो अगले साल आश्रम, फिर वर्ण, फिर पुरुषार्थ, ऐसा वो उठा लेता है। ठीक है। सामाजिक अंतःक्रिया, सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, मतलब इनमें से कोई एक तो आना ही है, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ठीक है। तो एक टॉपिक तो आ ही रहे हैं, बहुत इजी सा है, सरल सा है। अगर आप ध्यान देके पढ़े तो बहुत आसानी से आप इसमें नंबर ला सकते हैं। सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन, ये थोड़े से बड़े टॉपिक का है ना। इसमें बहुत सारे जैसे सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं, अभिकरण है, सामाजिक परिवर्तन है, प्रक्रियाएं हैं, उसके कारक हैं। तो ये थोड़े बड़े क्वेश्चंस में आते हैं, है ना, या सीधे डेफिनेशन पूछेगा तो छोटे में भी पूछ सकता है। इसके अलावा भारतीय सामाजिक समस्याएं क्या क्या है, सामाजिक विघटन कैसे होता है, नियमहीनता क्या है, अलगाव क्या है, सामाजिक विषमता क्या है, इनके ऊपर भी है। उसके बाद आते हैं अपन सामाजिक शोध एवं प्रविधियां। तो सामाजिक शोध और प्रविधियां में अनुसंधान के जितने तरीके प्रयोग किए जाते हैं, समाज शास्त्र या सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए जो वैज्ञानिक पद्धतियां यूज की जाती है, उन सब का वस्तुनिष्ठता कैसे प्राप्त कर ली जाती है, तथ्य संकलन की क्या प्रविधि है, उपकरण क्या है, अवलोकन क्या है, साक्षात्कार क्या है, प्रश्नावली और अनुसूचियां क्या है, इसके संदर्भ में आपको क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो फिर क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। समाज शास्त्र में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के आते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि आपके इस पार्ट में लिखा रहेगा जहाँ क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, आंसर शीट में आपकी इधर जस्टिफाई रहेगा कि ये भाग 2 का है ना, अधिकतम अंक कितने हैं वो लिखा हुआ है। ठीक है। और वर्ड लिमिट क्या है 30। अब आपको जाना है क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चन आपको कैसे लिखने हैं, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, उसके बाद इतने ही जगह रहेगा ना, आप देख लीजिए, आपको इसी में एडजस्ट करके लिखना है। अगर बड़ी राइटिंग है, छोटी राइटिंग है, सब। अब यहाँ पुरुषार्थ लिखा हुआ है, यहाँ समुदाय लिखा हुआ है, 2 क्वेश्चन है आपको दिख रहे हैं। ठीक है। अब समुदाय की विशेषताएं,
अगर आपको बोला है विशेषताएं लिखिए, विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, तो आपको सीधे जाना है विशेषताओं में, ना तो डेफिनेशन देना है ना कुछ। अगर आपको डेफिनेशन मालूम है तो उसमें आपको मिल जाएगा कि समुदाय क्या होता है, उसका डेफिनेशन पूरा जो है उसमें उसकी विशेषताएं हैं। तो आपको विशेषताएं लिखनी है, सीधे पॉइंट टू पॉइंट जाके आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो फिर आप पैराग्राफ में लिखिए। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट में 2 नंबर का है, 2 नंबर में आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे अगर आप पॉइंट टू पॉइंट जाते हैं तो। ठीक है, तो जैसे लिख सकते हैं कि हम की भावना सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जियोग्राफिकल क्षेत्र एक निश्चित होता है, आप ये लिख सकते हैं। तो कम से कम 2 नंबर के हैं तो 2 तो आप लिखिए, है ना, तो 2 आप लिखेंगे, आपका इसमें हो जाएगा। दूसरा आ जाते हैं क्वेश्चन एक और देखते हैं यहाँ पे, पुरुषार्थ की अवधारणा क्या होती है। तो पुरुषार्थ होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो सीधे सीधे पुरुषार्थ का अर्थ होता है अपने अभीष्ट को पाने का प्रयास। ठीक है, अपने अभीष्ट को पाने के लिए किया गया श्रम पुरुषार्थ होता है। अब इसमें क्या किया जाता है, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पुरुषार्थ की अवधारणा में आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, बाकी इसमें और लिखा हुआ है, नंबर भी आप देख सकते हैं इसमें ठीक ठाक इनको मिला हुआ है। तो इस तरीके से आपको लिखना और लास्ट में आपको जस्टिफाई कर देना कि भाई पुरुषार्थ 4 होते हैं, है ना, और चारों का नाम आपको लिख देना है। तो 2 नंबर का है तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग आपको करनी है नहीं, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब जो रिक्वायर कर रहा है क्वेश्चन आपको वहीं पर जाना है और वही आंसर देना है ना, जो पूछा है वही बताना है, ज्यादा नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है प्रश्नावली और साक्षात्कार, प्रश्नावली एवं साक्षात्कार अनुसूची, एक्चुअल में यह अनुसूची है, प्रश्नावली एवं साक्षात्कार अनुसूची में अंतर लिखिए। तो प्रश्नावली क्या होती है, प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है, प्रश्नों का एक समूह होता है ना, जो पहले से वेल डिफाइंड होते हैं, सिक्वेंटली होते हैं, ये सब आपको मालूम है प्रश्नावली के बारे में। दूसरा आ जाते हैं साक्षात्कार अनुसूची। तो भाई साक्षात्कार अनुसूची एक्चुअल में प्रश्नों की ही एक शेड्यूल होती है, उसी की एक शेड्यूलिंग होती है, इसलिए इन दोनों में अंतर पूछा हुआ है। ठीक है, तो प्रश्नावली एवं साक्षात्कार अनुसूची दोनों में अंतर क्या है, तो प्रश्नावली जो होता है ना, इसका उत्तर वो स्वयं देता है ना, जो भी सूचना दाता है ये नहीं जाएगा, जिसने दे रहा है, जो दे रहा है प्रश्नावली में आंसर, या जो भी पब्लिक है जिनके पास भी गया है वो भर के स्वयं भेजते हैं। लेकिन साक्षात्कार अनुसूची में क्या होता है, एक सूचना दाता जाता है, सूचना दाता उनसे क्वेश्चन करेगा और उनकी शेड्यूलिंग करके देता है। ठीक है, मौखिक रूप से देगा, लिखित रूप में देगा, जैसा भी है वो दे सकता है। तो दोनों में जो बेसिक अंतर है आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो पॉइंट में ही आपको लिखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं सामाजिक विषमता। सामाजिक विषमता, विषमता मतलब इक्वल नहीं, जहां पे एक समान नहीं होते। ठीक है, तो समाज में विषमता कहां है, आपको मेन अवधारणा ही बताना है, इनइक्वलिटी क्या है और समाज में कैसे स्थापित है, केवल आपको उतना ही बताना है। तो पॉइंट में ही जाना है आपको। अगर आप, मैंने बोला ना, पॉइंट में अगर आप आंसर लिख सकते हैं, या ऐसे डिटेलिंग या पैराग्राफ मत कीजिए, क्योंकि आप सेंटेंस जब लिखते हैं तो ये भूल जाते हैं कई बार लिखने के चक्कर में कि मेन पॉइंट आया कि नहीं आया, छूट तो नहीं गया, फिर जगह आपको कम पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं कीजिए, आप मेन पॉइंट में जाइए, पूछ क्या रहा है आपको वही बताना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बचपन में स्कूलों में देखा होगा, या आप कभी किसी के घर गए होंगे, छोटे बच्चे से आप पूछते हैं तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है, तो स्कूल का नाम आपने का जोड़ दिया, क्वेश्चन वो गलत समझता है, वो अपने स्कूल का नाम बता देता है कि सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ता हूं, है ना। फिर बोलते हो आपका स्कूल में नाम क्या है, केवल एक का और में अंतर आ गया, आपका स्कूल में नाम क्या है, तब फिर बताता है कि मेरा नाम XYZ शर्मा वर्मा जो भी है। तो आपको एक्चुअल में वही देना है जो वो चाहता है, जो उसने मांगा है क्वेश्चन में, आपको आंसर में वही चीज देनी है। ठीक है भाई, आप खाना खाने जाते हो तो क्या करते हो, आप जो मांगते हो वेटर वही ला के देता है ना, तभी आप खुश होते हो, नहीं तो दुखी हो जाते हो। बस यही है, इन्होंने जो क्वेश्चन किया है, जो मांगा है, आपको आंसर में वही उनको परोसना है। अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट परोस दिया तो आपको नंबर बेहतरीन मिलेंगे, अन्यथा आपके नंबर कटेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, वर्ग क्या है, क्लास, है ना, वर्ग क्या है स्पष्ट कीजिए। तो एक्चुअल में आपको वर्ग ही बताना है। अब जैसे बहुत सारे लोग लिखते हैं वर्ग ये है, वर्ग वो है, वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है समाज के लिए, समाज में ये आवश्यक, ये सब लिखने की जरूरत नहीं। महत्वपूर्ण और आवश्यक उनको भी मालूम है, इसीलिए तो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो महत्वपूर्ण आवश्यक ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे पॉइंट में जाइए। वर्ग क्या है, तो वर्ग जो होता है आप उसको डिफाइन कीजिए। ठीक है, स्पष्ट करें, केवल यही है, आप अपने तरीके से उसको स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सामाजिक विघटन, समाज का विघटन। तो समाज का विघटन क्या है,
समाज का टूट जाना, विघटित हो जाना, अलग अलग हो जाना, ये कहलाता है सामाजिक विघटन, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे समाज में जटिलता बढ़ती है, परिवर्तन होता जाता है, ये सब अपने को ऐसे वो करके नहीं लिखने, सीधे सामाजिक विघटन क्या है, तो समाज का डिसोसिएट हो जाना, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाना या टूट जाना, सामान्य शब्दों में आप टूट जाना सीधे डिफाइन कीजिए, इसकी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अब भाई आपको 2 नंबर दे रहा है ना, 30 वर्ड की लिमिट है, अगर हम वो सब चीजें लिखते रहेंगे तो क्या होगा। एक्चुअल में सामाजिक विघटन क्या है, तो समाज जो है, समाज में उपस्थित जो वर्ग हैं या समूह है या व्यक्ति हैं, व्यक्तियों के मध्य के जो आपसी संबंध है उनका टूट जाना, इसलिए कहलाता है सामाजिक विघटन। सीधे आप डेफिनेशन की, अगर आप ऐसे घुमा के लिखेंगे या शब्द सीमा हो सकती है आपको कम लग रही हो, आप बढ़ा के लिखना चाहते हैं, तो आपको वहां पे नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो सीधे आप पॉइंट पे जाइए, सामाजिक विघटन क्या है, तो सामाजिक विघटन ये है, पर्टिकुलर ऐसा ऐसा होता है, खत्म, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा उसकी डिटेलिंग यहां नहीं करनी है। 2 नंबर में क्यों करोगे आप, ठीक है, क्योंकि आप कितना ही लिख लो, आप 10 नंबर के बराबर भी लिखोगे तो वो 2 से ज्यादा तो देगा नहीं। और ये आर्ट वाला विषय है जिसमें आपके मात्रात्मक त्रुटि या छोटी मोटी त्रुटि पे भी नंबर कटते हैं, तो 2 में 2 तो मिल गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो 1.5 तो आपको मिले, तो आप इतना प्रयास कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब ये है 4 मार्क्स के क्वेश्चन, है ना, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 4 मार्क्स के हैं। वर्ड लिमिट आपकी चली गई है 60। तो वर्ड लिमिट 60 होने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप 60 से एक आध 2 शब्द बाहर नहीं जा सकते, एक आध 2 शब्द अंदर नहीं। आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, आपका हैबिट आ जाएगा, आप ऑटोमेटिकली इतना लिखना चालू कर देंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अब क्योंकि वहां लिखने के बाद आप गिनने तो बैठेंगे नहीं, तो गिनने तो बैठेंगे नहीं, तो क्या है, कम से कम आपको अंदाजा हो कि आपके जो शब्द हैं 50 से 60 65 के बीच आते हैं, उतने आपको जगह इतनी मिलेगी, आप ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे इतनी जगह मिलेगी, इतने में ही आपको लिखना है। अब समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव शास्त्र के बीच क्या संबंध है, या उनके बीच के संबंध को स्पष्ट कीजिए। तो बोलने का मतलब है आपको सीधे बताना है कि समाजशास्त्र सामाजिक मानव शास्त्र से कैसे संबंधित है, और सामाजिक मानव शास्त्र जो है वो समाजशास्त्र से। तो भाई समाज, शुरू में समाजशास्त्र आया, समाजशास्त्र में आदिम मानव एक साथ रहना चालू किए तो समाज बना था। अब उसी समाज के डाटा से मानव के विकास का अध्ययन किए, उन्हीं मानवों के अध्ययन से समाज के बारे में पता चला। तो अपन सभ्य समाज और पिछड़े समाज इन सब का आकलन कर सकते हैं, ये सभी चीजें आपको मालूम है, आप पढ़ चुके हो। तो आपको सीधे लिखना है कि समाजशास्त्र ने सामाजिक मानव शास्त्र के लिए ऐसा क्या किया कि उनके मध्य संबंध स्थापित हो गया, और सामाजिक मानव शास्त्र ने समाज शास्त्र के लिए ऐसा क्या कर दिया या क्या उसको डाटा प्रोवाइड किया कि दोनों आपस में संबंधित हो गए, ठीक है। अब आप बोलोगे हिस्ट्री और मैथमेटिक्स, कहीं ना कहीं संबंध था, हिस्ट्री और साइंस। इतिहास में ही जाने पर पता चला कि किसी ने पहली बार गणित में काम किया, आर्यभट्ट का नाम है ना, इन सब का नाम है, तो इतिहास में जाने पर पता चला, हमने जब इतिहास पढ़ा, ठीक आया समझ। और गणिती, भाई गणित का संबंध इतिहास से कैसे हो जाएगा कि हम जितने कैलकुलेशन करते हैं, ईयर से उनकी काउंटिंग करते हैं, कार्बन डेटिंग कर रहे हैं, सब गणित के उसमें आ जाते हैं, विज्ञान में आ जाते हैं। तो आपको ध्यान में यही रखना है कि भाई ये इसने ऐसा क्या किया कि ये सामाजिक मानव शास्त्र के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, और सामाजिक मानव शास्त्र ने ऐसा क्या दिया कि वो समाज शास्त्र हो गया, ठीक है। तो ये आपको बेसिक चीज ही यहां पर लिखना है। 3 लाइन आप ये मान के चलो, 3 और 3 6 लाइन है, तो आप मान के चलो अगर आप अलग अलग लिख रहे हो, समाज शास्त्र को पहले लिख दिए, उसका मानव शास्त्र से संबंध बता दिए, फिर मानव शास्त्र का समाज शास्त्र से लास्ट के 3, या तो आप एक साथ लेके चल सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा को स्पष्ट करें। सामाजिक अंतःक्रिया जो है समाज का बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, क्योंकि समाज कैसे बनता है, जब व्यक्तियों के समूह के मध्य अंतर संबंध स्थापित हो जाते हैं और वो आपसी अंतःक्रिया करते हैं, तब क्या बनता है, तब उसको समाज बोलते हैं। नहीं तो वो क्या कहलाता है, ग्रुप में अगर खड़े हो गए, व्यक्तियों का समूह भी है ना, व्यक्तियों का समूह भी है, अंतर संबंध भी, सब रिश्तेदार भी हैं, लेकिन अंतःक्रिया ही नहीं करते तो समाज नहीं, केवल झुंड या भीड़ हो जाएगा, ठीक है। तो सामाजिक अंतःक्रिया क्या है, अंतःक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है समाज का। तो अब इसने पूछ दिया उसी को, ठीक है ना। तो अब जैसे अपने को यहां पर लिखना है, तो भाई पहले अंतःक्रिया करने के लिए समूहित होंगे, संपर्क में आएंगे, आप उस बात को लिखिए। उसको लिखने के बाद एक दूसरे से अर्थपूर्ण क्रियाएं करते हैं, अर्थपूर्ण, है ना, अर्थपूर्ण करेंगे तभी होएगा, एक दूसरे से संबंधित होंगे।
और निरर्थक वाले करेंगे तो जैसे आप जाते हो कहीं चाय ठेले पे, दोस्त मिल गया, गप मार के आ गए, बस में चलते हुए ट्रेवल करते हुए कोई मिल गए तो वो हो जाता है। तो अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है, ताकि वे एक दूसरे को प्रभावित कर सके और उनके साथ एक समूह में रह सके। तो ये सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा जो है, मेन पॉइंट्स जो है उसको आप बताइए कि सामाजिक अंतःक्रिया क्या। आप चाहे तो पॉइंट में बता सकते हो सामाजिक अंतःक्रिया में ये होता है, ये होता है, ये होता है, खत्म, है ना। 4 नंबर का है तो कोशिश कीजिए 3 से 4 पॉइंट आप लिखिए, आपको बढ़िया नंबर इस पे मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। अब ये भी अपना 4 मार्क्स का ही है, 60 वर्ड लिमिट है, ठीक। तो यहां पर अपन देखते हैं जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो प्रमुख विशेषताएं आप पॉइंट में लिखिए, जब भी ऐसा देता है गुण लिखिए, दोष लिखिए, विशेषताएं लिखिए, तो आप पॉइंट में ही लिखिए, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा चांस होता है इसमें नंबर पाने का। 4 मार्क्स के कम से कम 4 पॉइंट लिखिए, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब इन 4 में क्या लिखना है, जो टॉप उसके क्वालिटीज हैं, जो केवल इसी के हैं, जाति व्यवस्था के हैं। अब जाति व्यवस्था जो होती है, पहली चीज तो होती है जन्मजात, आप लिखिए उसको। बंद होता है, लिखिए उसको, है ना। तो ये सब अगर आप लिखेंगे, इसमें संस्तरण पाया जाता है जो जाति में ही होता है। तो जो इसकी यूनिक विशेषताएं हैं वो, अब वो कॉमन वाला मत लिखना कि सभी समाज में पाया जाता है, सभी समाज में पाया जाता है, ऐसा मत लिखिएगा। जो मेन है, यूनिक है, आप उनको लिख दीजिए, ठीक है। आपको कुछ नहीं लिखना है, ये जैसे लिखे हुए हैं जाति बंद वर्ग कहा है और ये सब, आप अगर ऐसा लिखेंगे तो आपका 1 नंबर गया। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं इसको विशेषता में जोड़ सकते थे। आप कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दीजिए, इसकी विशेषताएं निम्न है या इसकी विशेषताएं हैं और लिख दीजिए, क्योंकि वो जो मांगा है वही दीजिए। आप कभी इंटरव्यू में गए होंगे या कभी छोटा मोटा इंटरव्यू दिया होगा, वहां आपको पूछते हैं कि भाई आप अपना परिचय दीजिए या अपना नाम बताइए, तो आप थोड़ी बताते हो कि एक छोटे से गांव के ब्राह्मण परिवार के दो ब्राह्मण, एक माता एक पिता थे, उनका मैं 6वां संतान हूं, इस तरीके से थोड़ी बताते हो, आप अपना नाम बताते हो, बस वही कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, समाजीकरण, ठीक है। अब समाजीकरण में ये वाला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है 8 मार्क्स के हैं और इसमें वर्ड लिमिट है आपके 100, ठीक है। अब इसने पूछा है समाजीकरण के प्रमुख चरण, तो आप एक लाइन में बता सकते हैं समाजीकरण क्या है, सीखने की प्रक्रिया है, ठीक। ये आपने लिख दिया, समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। इसके बाद सीधे प्रमुख चरणों की व्याख्या कीजिए, तो प्रमुख चरण सीधे सीधे आप पॉइंट में लिख दीजिए कौन कौन से हैं समाजीकरण के प्रमुख चरण, ठीक है। वो आप लिख दीजिए, पूरे जितने भी चरण है वो, उसको आप लिख के फिर जस्टिफाई कर दीजिए, थोड़े थोड़े एक एक लाइन में, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आंसर कैसे लिखने वो समझ में आ गया। देखिए यहां पे आगे आप जाके देखेंगे तो इसमें थोड़े से अलग अलग उसमें लिखा हुआ है, इसमें अपने को समझ में नहीं आता है तो नंबर आपको इसमें थोड़े कम मिलेंगे। आप पॉइंट में लिखते जाइए क्या होता है ना। तो आंसर आपको पॉइंट टू पॉइंट देना है कि समाजीकरण के चरण क्या होते हैं, कौन कौन से चरण से होकर गुजरता है ना। अब वो चरण आप मेरे ख्याल से पढ़े होंगे, चरण आपने पढ़ा होगा कैसे कैसे जाता है। मौखिक अवस्था होता है, शिशु अवस्था होता है ना, फिर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, उसके बीच में आते हैं तादात्म्यकरण और वो, तो वो आपको लाइन से स्टेप बाय स्टेप एक एक लिखने हैं और उसका आंसर देना है, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या है, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप एक एक लाइन में लिख दीजिए कि प्रथम अवस्था मौखिक अवस्था होती है, उसके बाद शैशव अवस्था होता है, उसके बाद जो है ये तादात्म्यकरण का होता है, इपिडल अवस्था होता है, फिर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इस तरीके से आप पूरे को जस्टिफाई करेंगे उसके, तो आपको पूरा नंबर यहां पर मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं जो कि है, ये भी 8 मार्क्स में है और 100 वर्ड लिमिट है इसकी। सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का महत्व। तो वैज्ञानिक पद्धति क्या है, पहले तो एक लाइन में वो बता दीजिए, ठीक है ना। और दूसरी चीज, जहां पे सामाजिक अनुसंधान हो रहा है वहां पे इस पद्धति का एक्चुअल में महत्व क्या है। तो अपने को सामाजिक, कई सारे लोग क्या है ऐसे क्वेश्चन में सामाजिक अनुसंधान का महत्व लिख देते हैं, ठीक है, ये कहीं पे विज्ञान का महत्व लिख देते हैं। तो अपने को विज्ञान का नहीं भाई, सामाजिक जो रिसर्च चल रहा है, जो भी सोशल रिसर्च चल रहा है, उसमें जो मेथड यूज कर रहे हैं हम, है ना, रिसर्च मेथोडोलॉजी कहा जाता है इसलिए इसको, ठीक है। तो वैज्ञानिक जो पद्धतियां हैं या मेथड्स हैं उसका प्रयोग। तो वैज्ञानिक पद्धति में आता क्या है, ऑब्जर्वेशन आता है, अवलोकन अपन करते हैं, ठीक है, निरीक्षण कर रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं, ये सभी वैज्ञानिक पद्धतियों में आते हैं। अब इनका एक्चुअल में सामाजिक अनुसंधान में महत्व क्या है अपने को ये बताना है, ठीक है। अपन वर्गीकरण कर रहे हैं, वो भी वैज्ञानिक पद्धति है, ठीक है। हम तथ्य एकत्रित कर रहे हैं, वो भी वैज्ञानिक पद्धति है,
डाटा कलेक्शन, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी डाटाज होते हैं, वो भी सब किसके माध्यम से आते हैं, वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम। तो आपको एक्चुअल में महत्व बताना है वैज्ञानिक पद्धति का, न कि सामाजिक अनुसंधान का। ठीक है, तो ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये हमने देख लिया, वही वैज्ञानिक पद्धति वाला था, एनालिसिस है ना, ये सब चीजें कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे 2-4 पॉइंट, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हो, खासकर जब थोड़े से बड़े क्वेश्चन है 100 वर्ड या ऐसे, तब वहां पे आप थोड़ा सा है ना 15 से 30 सेकंड का पॉज लीजिए और पहले थोड़ा सोच के उसको क्या कर लीजिए, उसका सिनॉप्सिस बना लीजिए, उसके बाद आप आंसर लिखिए। नहीं तो आप सोचे कि बढ़िया प्रश्न आया और लिखना चालू किए तो आपके बहुत सारे तथ्य छूट जाएंगे। तो पहले आप, जैसे वैज्ञानिक पद्धति वाला ही क्वेश्चन है, जैसे ये ऊपर आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले वैज्ञानिक पद्धति में आप लिख लीजिए कि मेरे को वर्गीकरण बताना है इसमें, ठीक है, अवलोकन बताना है इसमें, ठीक है, या तथ्य संकलन बताना है इसमें। ऐसा आप 3-4 पॉइंट लिखने के लिए आप बहुत, लेकिन मेन जो चीजें हैं आपने याद कर ली, 30 सेकंड लगा, 30 सेकंड भी नहीं लगा, 15 सेकंड। अब आप इन तीनों के बारे में उसमें जस्टिफाई कीजिए। तो आप जो 30 सेकंड 15 सेकंड का पॉज लोगे, उसमें आपका नुकसान ज्यादा नहीं होने वाला, लेकिन काम बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, वस्तुनिष्ठता बताइए। ऐसे जो 3-4 चीजें हैं, ठीक है, इनको आप पहले अपने माइंड में बना लीजिए कि मेरे को इसमें ये डालना है, फिर आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये है 10 मार्क्स का, है ना, पार्ट 2 में ये सेक्शन 4 10 मार्क्स का है और वर्ड लिमिट आपकी है 125। अब इसमें आपको विकल्प मिला है, ठीक है, संस्कृति और व्यक्तित्व के बीच के संबंध को बताइए या सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर बताइए। देखिए, संबंध वाली चीजों में आपको नंबर कम मिलते हैं, संबंध आप क्लियरली नहीं बता पाते हैं, कई बार आप उसमें समानताएं लिख देते हैं, कई बार उसके अंतर को ही जस्टिफाई कर देते हैं। लेकिन जब कभी भी अंतर वाला क्वेश्चन आया है और आपको थोड़ा सा भी मालूम है, आप लिखिए और पॉइंट में लिखिए, आपको नंबर इसमें बहुत अच्छे मिलते हैं। जो अंतर वाले क्वेश्चन है उसमें आपको बहुत अच्छे, क्योंकि इसमें दिक्कत आपके साथ ये नहीं आती है कि आपको दोनों पक्ष मालूम होने चाहिए। आपको इसका मालूम है, इसमें अगर पाया जाता है और इसमें नहीं होता, इसमें सामाजिक पहलुओं को ध्यान में दिया जाता है, इसमें सांस्कृतिक, आप यहीं से निकाल सकते हैं, यहीं से कर सकते हैं। तो जैसे अंतर वाले क्वेश्चन होते हैं उसको आप बिल्कुल सॉल्व कीजिए अगर ऐसे आपके पास विकल्प है तो, ठीक है। तो ये जैसे संस्कृति वाला पार्ट लिखा हुआ है इसमें, तो आप देख सकते हैं कैसा लिखा हुआ है। तो इसमें संस्कृति और व्यक्तित्व, है ना, व्यक्तित्व क्या होता है आपको थोड़ा सा वो जस्टिफाई करना है, क्योंकि वर्ड लिमिट हमारे पास ज्यादा है। और संस्कृति क्या है, तो संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच संबंध है क्या भाई, व्यक्तित्व संस्कृति से कैसे संबंधित है और संस्कृति व्यक्तित्व से। संस्कृति के कारण ही व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, ठीक है, और व्यक्तित्व के आधार पे ही संस्कृति अपनाई जाती है। तो मेन जो पॉइंट्स है आप उसको लिखिए, बाकी आप पॉइंट में लिखते चली जाइए, है ना। कहां पे भौतिक पक्ष है, कहां पे अभौतिक पक्ष है, उन सबको, कहां पे सांस्कृतिक चीजों का वहन होता है, कहां पे अनुवांशिक चीजों का वहन होता है, वो आप सभी चीजें जो हैं यहां पर इंक्लूड कीजिए और पॉइंट्स में लिखिए, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। पॉइंट्स में आप पैराग्राफ में लिखोगे, क्योंकि देखो मैक्सिमम वर्ड लिमिट आपके पास 125-175 ही रहते हैं यहां, उतने में आप बहुत अच्छे से नहीं लिख सकते। लेकिन पॉइंट में अगर आप लिखोगे उतनी चीजों को, तो वो अलग से लोगों को दिखता है, पढ़ने में उनको अच्छा भी लगता है। अंडरलाइन कर दीजिए अपने आंसर को और आपको मिलेगा जहां पे पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। तो ये जो है यहां तक अपने को जो अलग अलग उसमें था क्वेश्चन था, अलग अलग वैरायटी के थे, अलग अलग वर्ड लिमिट था, अलग अलग मार्क्स के थे, उसके आधार पे हम चले। 2 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन में आप ये ध्यान रखिए कि भाई जो मांगा है वही देना है, उसमें ज्यादा आपको ना फेकोलॉजी करना है, ना जबरदस्ती के लिखने, कोई भी चीजें मतलब निरर्थक प्रयास नहीं करना है, सार्थक प्रयास ही करना है वहां पे। तो जो 2 नंबर के क्वेश्चन है वहां पे आपको 2 नंबर, क्योंकि आप 2 नंबर के लिए टाइम अगर ज्यादा दे रहे हो कि बहुत सारा फैक्ट लिख देता हूं, तो आपके इधर के टाइम तो गए, इधर वाले क्वेश्चन के आंसर लिखने में आप गए। तो 2 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें उतना ही टाइम दीजिए जितना मांगा है। और वो कैसे मिलेगा, आपको बोला 2 विशेषताएं लिखो, लिख दो भाई, ठीक है, कि ये होता है और ये होता है, खत्म। अब उसके पीछे ये नहीं लिखना। अब उसने पूछा संस्कृति क्या है, संस्कृति की 2 विशेषताएं लिखिए। आप संस्कृति को डिफाइन कर रहे हो कि संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, अनुवांशिक होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। इतना सारा लिखने के बाद आप जब विशेषताएं लिखोगे तो क्या लिखोगे, पहला चीज तो सीखा हुआ व्यवहार, दूसरा लिखोगे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। तो भाई डेफिनेशन और उसमें क्या मतलब तो वही हुआ ना। तो उससे अच्छा आप सीधे पॉइंट में जाइए कि इसकी विशेषताएं हैं और डैश मार के लिख दिए, पहला सीखा हुआ व्यवहार है, दूसरा जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता है, वही हुआ। डेफिनेशन भी उसको मिल गया और वो भी। तो ऐसी चीजों में आपको गलतियां नहीं करनी है। 2 नंबर 4 नंबर ये आपको बहुत आगे लेके जाते हैं।
आप अगर बहुत अच्छा आंसर लिखे, है ना, आपको एक चीज और बता देता हूं, आपने अगर बहुत अच्छा आंसर लिखा 2 नंबर के क्वेश्चन में, आपको 1.5 से 2 मिलेंगे ही, ठीक है, 1.5 से 2 ही मिलेंगे। आप एक इमेजिन कीजिए, अगर 10 क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं 2 नंबर वाले, आपको 1.5 से 2 एवरेज अगर 1.5 भी मान के चले तो 15 नंबर आपको मिलेंगे, 20 में से 15, ठीक है। अब आप अगर सीधे 20 नंबर का एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि 20 नंबर का है भाई, इसमें कहां 2-2 नंबर 20 बनाएंगे, उससे अच्छा एक ही 20 बना लेते हैं। यहां पे आप 20 बनाओगे, कितना बेहतरीन लिख लो, ठीक है, उस आपको 6, 7, 8 मैक्सिमम हुआ तो 10। तो भाई जब इसमें उतना ही मेहनत करना है, टाइम इसको भी उतना ही देना है, टाइम इसको भी उतना ही देना है, 2 नंबर वाले को भी टाइम उतना ही देना है, इसको भी उतना ही देना है, ठीक है। अब इसमें आपने मेहनत किया, मैक्सिमम 10 आपको मिला, यहां पे आपको 15 मिल रहा है, तो मेहनत इस पे कर लो ना, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर वाले में अगर जो पूछा आपने वो आंसर दिया, आपके नंबर नहीं कटेंगे। इसमें आप कितना ही अच्छा लिख लो, पढ़ने वाले को अच्छा लगा तो अच्छी बात है, तो आपको 12-13 दे देगा, नहीं तो आपको 10 से ज्यादा कभी नहीं मिलेगा। साइंस वाले सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स है, उसकी बात अलग है, वहां पे आप बड़े क्वेश्चन में जाइए सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे जहां पे आपको लिखना है वहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप 2 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, 4 2 नंबर के बनाए, 1.5 नंबर 2-2 नंबर के हिसाब से, अगर 2-2 नंबर भी मिल गए 4 क्वेश्चन में, 8 नंबर हो जाते हैं। और यहां अगर आप सीधे 10 नंबर का या 8 नंबर का क्वेश्चन लिखे, उस 8 में आपको पूरा 8 तो कभी नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा कहां मेहनत करना है आपको वो ध्यान रखिए। और 2 नंबर वाले क्वेश्चन इसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी भी नहीं करनी है, आपकी प्री के जो नॉलेज है उसी के आधार पे हो जाएगा वो, है ना। कुछ सब्जेक्ट अलग है, जैसे पवेड है, सोशियोलॉजी है, या आपके फिलॉसफी है, इन सब चीजों में थोड़ा आपको मेहनत करना है, बाकी आपको प्री का जो नॉलेज है वहीं पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से मिलते हैं अगली किसी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।